मुझे नहीं पता था कि मेरी किस्मत मुझे किस मोड़ पर लेके आ जाएगी। शायद बचपन से ही मेरी किस्मत ख़राब निकली, तभी जवान होने के बाद भी मुझे सिर्फ ठोकरें ही मिली। मैं नजीबाबाद का रहने वाला एक मामूली सा लड़का था। मैं गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता था। मेरी उम्र अभी 12 साल की थी। मैंने अपना घर छोड़ दिया था। मैंने अपना घर इस वजह से छोड़ा था, उस घर में मुझे इंसान नहीं समझा जाता बल्कि मेरे साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता था। बचपन से लेकर आज तक मैंने अपने माता पिता का प्यार नहीं पाया था। मेरे माता पिता मुझे बचपन से ही छोड़कर चले गए थे। मेरे 3 भाई थे, जबकि मेरे पिताजी के छोटे भाई यानी मेरे चाचा, उनके पास कोई औलाद नहीं थी। मेरे माता पिता ने मुझे मेरे चाचा चाची के हवाले कर दिया और वह लोग दूसरे शहर चले गए। मेरे चाचा चाची ने मुझे अपनी औलाद बनाकर पाला, लेकिन जब मैं 5 साल का हुआ तो एक ऐसी खबर सुनने को मिली जिसको सुनकर चाचा चाची के पैर ज़मीन पर नहीं थे। उनके घर अपनी सगी औलाद आने वाली थी। तभी से ही उन्होंने मुझे प्यार करना कम कर दिया और जब उनकी औलाद हो गई तो उन्होंने मुझे घर में रखे किसी कबाड़ी के सामान की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मेरी चाची मुझ पर बहुत जुल्म किया करती थी। अपनी औलाद हो जाने के बाद उन्होंने मेरे साथ गलत रवैया पेश करना शुरू कर दिया। उनका व्यवहार मेरे साथ अच्छा नहीं रहता था। उन्होंने मुझसे छोटी सी उम्र में ही घर के सारे काम करवाए। हालांकि मैं लड़का था, लेकिन तब भी वह मुझसे नौकरों की तरह इस्तेमाल करती थी। मैं उस घर में नौकरों की तरह रहता था। जब मैं 12 साल का हुआ तो मैं इन सब बातों से तंग आ गया था और अब मैं चाहता था कि ये घर छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं। चाचा चाची भी चाहते थे कि अब यह किसी तरह से अपने सगे माँ बाप के पास चला जाए, लेकिन मेरे सगे माँ बाप मुझे अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। मेरे चाचा को लगता था अगर मैंने इसको पाल पोस कर जवान कर दिया तो बड़ा होने के बाद यह भी मेरी जायदाद में मुझसे हिस्सा मांगेगा, क्योंकि अब सारी दौलत मेरी अपनी औलाद की होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने भी मुझ पर रहम नहीं खाया और वह भी चाहते कि मैं इस घर से निकल कर कहीं दूर चला जाऊं। अब उनके घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं बची थी। इसलिए एक दिन मैंने ठान लिया कि मैं यह घर छोड़कर चला जाऊंगा। मैं पढ़ा लिखा भी नहीं था, इसलिए मैं दूसरे बच्चों को स्कूल पढ़ने जाता हुआ देखता तो मेरा दिल भी चाहता काश मैं भी स्कूल जाऊं और पढ़ लिख कर कामयाब बनूं, लेकिन मेरी किस्मत में ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे चाचा भी चाची के कहने में आकर मुझ पर हाथ उठा दिया करते थे। उस घर में मेरे साथ बहुत जुल्म होते थे। वहाँ पर मेरे साथ नौकरों के जैसा सलूक किया जाता था। एक दिन मैं खाली हाथ ही उस घर को छोड़कर स्टेशन की तरफ चला गया और ट्रेन आने का इंतज़ार करने लगा। फिर कब मैं ट्रेन में सवार हो गया मुझे कुछ भी पता नहीं चला। आधा रास्ता गुजर गया जब टीटी ने मुझे टिकट मांगा। टिकट तो मैं उसे तब देता जब मैंने टिकट खरीदा होता। मैं तो बस ऐसे ही ट्रेन में बैठ गया था। पता नहीं मेरी मंजिल क्या थी और मैं कहाँ जा रहा था। मैं अपने पास बैठे हुए आदमी के कंधे पर अपना सर छुपाने लगा। उस आदमी की उम्र लगभग 55 साल से ज़्यादा हो गई थी। मुझे अपने पहलू में छुपाया हुआ देखकर वह मुझसे पूछने लगा, अरे लड़के, कहाँ जा रहे हो और कहाँ छुप रहा है। तभी मैंने उस आदमी को अपनी सारी कहानी सुना दी। मेरी कहानी सुनने के बाद वह आदमी मुझ पर तरस खाने लगा। उसे मेरा ख्याल आने लगा और वह आदमी मुझसे कहने लगा, तुम्हें इस तरह अपने घर से नहीं निकलना चाहिए था। चलो मैं इस टीटी से बात करता हूँ और तुम्हें अपने घर के पास का टिकट कटवा देता हूँ। मैंने उससे कहा, साहब मैं आपके घर जाकर क्या करूँगा। तो वह आदमी मुझसे बोला, तो फिर तुम कहाँ जाओगे। वह आदमी मेरी तरफ बड़ी बेचैनी से देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे मेरी बहुत फिक्र है। मैंने उसकी तरफ देखकर खामोश हो गया। तभी वह मुझसे कहने लगा, तुम ऐसा करो, मेरे साथ मेरे घर चलो। वैसे भी काम करने के लिए मुझे एक लड़की की ज़रूरत है। मेरी 4 बेटियां हैं, मेरे पास कोई बेटा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा ईमानदार इंसान मुझे मिल जाए जिसे मैं अपने साथ रख सकूँ और वह मेरी बेटियों की भी रक्षा कर सके और मेरा भी काम में हाथ बटा सके। मेरी बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक आइटम की दुकान है। कमाने वाला मैं अकेला हूँ, इसलिए मुझे बहुत परेशानी होती है। मेरी पत्नी भी नहीं है। मुझे अपनी बेटियों का भी ध्यान रखना होता है और अपने काम पर भी ध्यान देना होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे ऐसा इंसान मिल जाए जो मेरी बेटियों के साथ साथ काम में आ सके। मेरे भी वैसे भी तुम अभी बच्चे हो और छोटे हो। तुम्हें मेरी चारों बेटियाँ अपना भाई समझकर प्यार देंगी। मेरी 4 बेटियां हैं, इसी वजह से मेरे घर में काम भी थोड़ा ज़्यादा है। मैं अपनी चारों बेटियों को पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाना चाहता हूँ। मैं अपनी बेटियों को अनपढ़ नहीं देखना चाहता। अगर तुम चाहो तो मेरे घर चल सकते हो। मेरे घर पर रहकर भी तुम काम कर सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरे घर में खाना पीना, इज्जत और मान सम्मान सब कुछ मिलेगा। तुम मेरे घर के छोटे मोटे काम कर देना। मेरी बेटियाँ फालतू घर से बाहर नहीं निकलती। मैं भी अपनी दुकान पर रहता हूँ।
इसी वजह से मेरी बेटियों को कोई चीज़ अगर बाहर से मंगानी होती है तो उन्हें परेशानी होती है, इसलिए तुम उनके ये काम भी कर देना। अगर तुम यह सारे काम कर सकते हो तो मैं अपने घर में जगह दे दूंगा, जो खुद खाऊंगा वही तुम्हें खिलाऊंगा, तुम्हें अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनाऊंगा। उस आदमी की बात सुनकर मेरे दिल पर बड़ा असर हुआ था। मैं अपने घर में सुबह शाम नौकरों की तरह काम ही करता था और जलील भी होता रहता था। मैंने सोचा क्यों ना इस आदमी की सेवा करूँ, तो ज़रूर यह मेरे लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा, जिसके कि आगे की ज़िंदगी मेरी सुकून से गुजर जाएगी। और जब मैं जवान हो जाऊंगा तो उनकी बेटियां शादी करके अपनी ससुराल को चली जाएंगी, उसके बाद मैं ही बचूंगा और शायद यह आदमी अपना सब कुछ मेरे नाम कर दे। मैं अपने दिमाग में कई सारी बातें सोचने लगा था। जब इस आदमी की चारों बेटियां शादी करके अपने ससुराल चली जाएंगी तो शायद यही मुझे अपना बेटा बना ले। वह आदमी बहुत ज़्यादा अमीर था, इसी वजह से मैं लालच में आ गया कि मैं इस घर में जाकर रहूँगा। और वह आदमी मुझे अपने साथ लेकर अपने घर चला गया। शाम के 5 बजे रहे थे जब हम लोग घर के अंदर एंटर हुए। जैसे ही हम घर के अंदर गए मैंने देखा कि उस आदमी के चारों ओर जवान और खूबसूरत लड़कियां उस इर्द गिर्द खड़ी हुई थी। पापा पापा करती हुई वह उसकी जेबों की तलाशी ले रही थी। मैं इन चारों को देख रहा था। चारों बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और वह भी मुझे बड़ी हैरानी से देख रही थी। उनमें से एक लड़की अपने पापा से कहने लगी, पापा यह किसको साथ लेकर आए हो? बेटा नहीं हुआ तो क्या बाहर से लड़का लाकर घर में रख दोगे? तभी साहब ने जवाब दिया कि मैं इस लड़के को तुम लोगों की मदद के लिए लेकर आया हूँ। तुम लोगों की पढ़ाई में कोई परेशानी ना पड़े, इसलिए मैं अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम चारों अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। उस आदमी की बातों में अपनी बेटियों के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। उस दिन के बाद से मैं वहाँ पर काम करने लगा। सब ने मुझे रहने के लिए एक छोटा सा रूम दिया हुआ था। मैं उसी रूम में रहता था और वहीं पर सोता था। सबसे बड़ी बेटी की उम्र अभी 24 साल की थी। वह हमेशा मेरे साथ बातें करते रहती थी। उसका नाम नैना था। नैना कहती थी, मुझे पढ़ाई करने का शौक़ नहीं है, हमारे पापा हमें ज़बरदस्ती पढ़ाते हैं। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान होता था। मुझे तो लड़का होकर भी नहीं पढ़ाया गया था। उन लड़कियों का पिता उन्हें लड़की होने के बावजूद भी पढ़ा रहा था, मगर ये लड़कियां पढ़ने के काबिल ही नहीं थी। यह हर वक्त मोबाइल या टीवी में ही ध्यान लगाए रहती थी या फिर एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करती रहती थी। मुझे वहाँ पर काम करते हुए 2 साल हो गए थे और मेरी उम्र 14 साल हो गई थी। एक रात जब मैं अपने रूम में सो रहा था तभी मुझे अपने कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक महसूस हुई। मैं आंखें मलते हुए उठा। मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया था। मेरे सामने नैना बेबी खड़ी हुई थी। रात के इस टाइम इतना तैयार होकर पता नहीं वह कहाँ जा रही थी। मैं उन्हें बड़ी अजीब सी नज़रों से देखने लगा, लेकिन फिर उनकी बातचीत से और चाल ढाल से लग रहा था कि वह कहीं जा नहीं रही है बल्कि मेरे कमरे में आ रही है। मैंने उसे रोककर पूछा, नैना बेबी आप रात को इस टाइम मेरे कमरे में क्यों आ रही हो? वह कहने लगी तो वह मुझसे कहने लगी, मुझे तुम्हारे कमरे में एक काम है, इसलिए तुम इस कमरे से चले जाओ। इतना कहकर उन्होंने दरवाज़ा झट से खोला और मेरे कमरे में दाखिल हो गई। मजबूरन मुझे अपने कमरे से निकलना पड़ा था। मैं कहाँ जाऊँ? मैंने उनसे धीरे से पूछा तो वह मुझसे कहने लगी, इस बात की फिक्र मत करो, नीचे हॉल में मैंने सोफे पर तुम्हारे लिए ब्लैंकेट रखा हुआ है, तुम्हें जाओ और ओढ़ कर सो जाना। मैं सुबह के 5 बजे तुम्हें जगा दूंगी, फिर तुम वापस अपने कमरे में आकर सो जाना। मैं कौन सा तुम्हारे कमरे में चोरी करने आई हूँ? उनकी बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई, लेकिन मैं अपनी आंखें मलता मलता हॉल में जाकर बैठ गया। मैंने देखा कि सोफे पर वाकई एक ब्लैंकेट पड़ा हुआ था, यानी उन्होंने पहले ही मेरे सोने का बंदोबस्त कर दिया था। मैं तो वैसे भी दुबला पतला था। आराम से सोफे पर आ गया और ब्लैंकेट ओढ़ कर सो गया। मुझे ठंड भी महसूस नहीं हो रही थी। कब मुझे गहरी नींद आ गई मुझे कुछ पता नहीं चला। जब सुबह मेरी आंख खुली तो सुबह के 5 नहीं बल्कि 8 बज चुके थे। आंख खोलकर मैंने देखा तो मेरे सामने साहब खड़े हुए थे। वह मुझसे कहने लगे, अंकित तू यहाँ क्यों सो रहा है? मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि तू अपने कमरे में ही रहा कर, और यह लड़कियां वाला घर है। बेटा माना कि तुम अभी छोटे हो, लेकिन तुम्हारी आदतें इस तरह नहीं होनी चाहिए कि मेरी बेटियों को कोई तकलीफ हो। जाओ तुम अपने कमरे में जाओ, और हाँ आइंदा शाम होने के बाद अपने कमरे से बाहर मत निकलना। सारे काम शाम से पहले ही निपटा दिया करो। साहब की बात सुनकर मैं घबरा सा गया था। नैना बेबी वाली बात मेरे दिमाग से निकल गई थी। मैं खुद को शर्मिंदा महसूस करता हुआ वापस अपने कमरे में आ गया। सुबह का काम शुरू होने में अभी 2 घंटे बाकी थे, मगर जैसे ही मैं कमरे में आया मैंने देखा कि मेरे कमरे की एक अजीब सी हालत थी।
मेरे कमरे में खाने पीने की चीज़ों के खाली रैपर पड़े हुए थे। लगता था मेरे कमरे में कोई पार्टी की गई है, मगर फिर मेरी नज़र नीचे कांच की चूड़ियों पर पड़ी तो मैं हैरान हो गया। नैना बेबी यहाँ खाने पीने आई थी, ये फिर कुछ और। इतनी ज़्यादा सजावट मेरे कमरे में करने की क्या ज़रूरत थी? मैं हैरान होकर इधर उधर देख ही रहा था कि मुझे दूसरे कमरे से एक लड़की के चीखने की आवाज़ें आने लगी। आवाज़ सुनकर जैसे ही मैं कमरे से बाहर गया तो मैंने देखा कि आवाज़ नैना बेबी के कमरे से आ रही थी। नैना बेबी के दर्द से चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जैसे ही मैं उनके कमरे में गया तो चिल्लाने की आवाज़ आना बंद हो गई। साहब जो पहले अपनी बेटी पर चिल्ला रहे थे और उनकी बेटी उन पर चिल्ला रही थी, वह दोनों ही एकदम खामोश हो गए और साहब मुझसे कहने लगे, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया तो नहीं, तो फिर यहाँ तुम क्या करने आए हो? साहब कुछ गुस्से में लग रहे थे और मुझे खुखार नज़रों से देख रहे थे। मजबूरन मैं कमरे से बाहर आ गया। बाहर आते ही दोबारा से चीखना चिल्लाना शुरू हो गया। नैना बेबी चिल्ला रही थी, पापा मेरे बाल छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है, ऐसा मत करो, मुझ पर रहम करो। चिल्लाती हुई नैना बेबी की आवाज़ सुनकर मुझे डर लगने लगा था। ना जाने यह सब कुछ क्या हो रहा था। मैं अपने दिल में सोचने लगा, मैंने कोई कसूर तो नहीं किया, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं अपने कमरे में आकर बैठ गया क्योंकि साहब ने मुझे आज तक कोई काम नहीं दिया था। फिर साहब दुकान की चाबी लेकर दुकान पर चले गए। मैं नहीं जानता आज रात को ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से साहब इतना गुस्सा कर रहे थे। सारा दिन गुजर गया और रात होने में कुछ तो वक्त बाकी था तो नैना बेबी मेरे कमरे में आई। उनकी आंखें रो रो कर सूज गई थी। वो मुझे कहने लगी, सुनो अंकित, मुझे तुमसे एक बात करनी है। मैं उठकर खड़ा हो गया और उसने पूछा, क्या हुआ बताइए। मेरी बात सुनकर वह बैठ गई थी और मेरे सामने रोने लगी। उन्होंने रोते हुए मुझे बताया, मैं तुम्हें क्या बताऊं अंकित, मेरे पिता हमें इंसान नहीं बल्कि जानवर समझते हैं। उनका कहना है कि पढ़ाई लिखाई करो, अपना नाम बनाओ, और वो पहले ही बहुत बड़े लालची इंसान है। वह अपनी बेटियों की कमाई खाना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि मैं नौकरी करूं और अपनी कमाई लाकर अपने पिता के हाथ पर रख दूं। लेकिन अब जब मेरी उम्र काफ़ी हो गई है, इसलिए मैं शादी करना चाहती हूँ। शादी करना मेरा हक है। मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। कल रात वो लड़का मुझसे मिलने आया था, जिस पर पापा गुस्से से लाल पीले हो गए। उस वक्त तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में शक हो गया और मुझे इतना पीटा, इतना मारा कि मेरा दिल चाह रहा था मैं अपनी जान ले लूं। क्या तुम मेरी मदद करोगे अंजलि? नैना बेबी की बात सुनकर मेरे तो जैसे होश ही उड़ गए थे। मैंने सोचा कि इतना पिता इतना अच्छा है और इन लड़कियों को अपने पिता की कोई अहमियत ही नहीं है। रात हुई तो नैना बेबी ने गलत कदम उठाने का फैसला कर लिया। अगले ही दिन रात को वह मुझसे कहने लगे कि बस तुम ऐसा करना, चोर चोर का शोर मचाना। जिस टाइम मैं घर की दहलीज पार करूंगी तो तुम गमला उठाकर सामने मारना और कहना कि तुमने एक चोर को देखा था। बात की बाद में देखी जाएगी। नैना बेबी ने मुझसे यह वादा इसलिए लिया था कि अगर मैंने उनका साथ नहीं दिया तो वह अपने पिता से कहकर मुझे भी पिटवा देगी। और वैसे भी मुझे कोई बड़ा काम तो नहीं करना था, बस मुझे गमला ही तो उठाकर मारना था। मैंने यही किया, मगर बदकिस्मती और उस मनहूस लम्हे ने जब मैंने गमला उठाकर सामने की दीवार पर मारा तो सामने से साहब आ रहे थे। मुझे नहीं पता था कि नैना बेबी अपने ही पिता की दुश्मन बन बैठी थी। मैंने जैसे ही वह गमला मारा तो साहब के सर पर लग गया और साहब जमीन पर गिर गए, पूरी तरह से तड़पने लगे। तो मुझे पछतावा हुआ कि यह मैंने क्या कर दिया। नैना बेबी उधर मौके पर ही पकड़ी गई थी। पिता को तड़पता हुआ देखकर वह अपनी जगह से नहीं हिली। बस फिर क्या था, साहब की जान चलेगी और बाद में पुलिस भी तहकीकात के लिए आ गई थी। पुलिस के सामने सारा राज खुल गया था, मगर फिर हालात की वजह से मुझे भी जेल जाना पड़ा। साहब की बाकी 3 बेटियों को यही लगता कि इसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। उन्होंने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया और मैंने जेल में सज़ा काटी। लेकिन मेरे साथ साथ नैना बेबी को भी जेल हो गई, क्योंकि वह भी वहाँ पर मौके पर मौजूद खड़ी हुई थी और उन्होंने अपने पिता को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। मजबूरन मैं जेल की सज़ा काटी, जिसमें मेरा कोई जुल्म नहीं था। मैं तो साहब के घर पर नौकरी करता था। मेरा मकसद साहब की बेटियों को बहकाना नहीं था और ना ही साहब की जान लेना था। लेकिन जब इंसान पर इल्ज़ाम लग जाता है तो फिर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। उसके बाद जब मैं जेल गया तो वहाँ पर मुझे नैना बेबी के साथ उन्हीं के सेल में रखा गया। जेल में इंटरव्यू करने के लिए एक लड़का आया। वह लड़का वहाँ के पुलिस अफसर का जानने वाला था, इसलिए वह नए नए केस की तलाश में रहता था। हर दिन वह पुलिस
ऑफिसर से यही कहता था, इस लड़के को लड़की के साथ एक ही सेल में क्यों रखा गया है। ना जाने वो लड़का मुझे देख देख कर इतना हैरान क्यों होता था। उस रिपोर्टर का नाम आकाश था। आखिर वो यही सोचता था कि यह लड़का औरतों के सेल में क्या कर रहा है। जेल में ज़्यादातर औरत और मर्दों को अलग अलग रखा जाता है, मगर यहाँ पर तो कुछ अजीब ही नज़ारा था। एक 14 साल का लड़का एक 26 साल की जवान खूबसूरत लड़की के साथ एक ही सेल में बंद किया गया था। यह बात वाकई में हैरान करने वाली थी, जिसे देखकर वह रिपोर्टर बहुत ज़्यादा हैरान होता था। एक दिन उसने जेलर से पूछा, आखिर यह क्या मामला है। औरतों के जेल में इस लड़के का क्या काम है और इसके साथ जवान लड़की को बैठाया गया है, जबकि इस लड़के की उम्र तो सिर्फ 14 साल है। इस लड़के को तो मर्दों के जेल में होना चाहिए था या फिर बच्चों की जेल में। उस रिपोर्टर की बात सुनकर जेलर ने उससे कहा कि इसको ऐसी सज़ा होनी थी, इसी वजह से इस लड़के को इस लड़की के साथ बंद कर दिया गया है। अगर आपको इस लड़के के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको डीआईजी साहब से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि जिस आदमी ने इन्हें जेल में बंद करवाया है वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक पुलिस ऑफिसर है। उस लड़के के दिमाग में बस यही बात घूम रही थी कि एक पुलिस वाले ने ऐसा क्यों किया कि आखिर इन दोनों लड़का लड़की को एक साथ बंद कर दिया। उस जेलर की बात सुनकर रिपोर्टर ने भी उसकी तरफ हैरानी से देखा। जेलर ने कहा कि मुझे भी इस केस के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। रिपोर्टर ने डीआईजी से परमिशन लेने के बाद मुझसे बात करने की कोशिश की। जेलर ने उसे मेरे पास भेज दिया और उसने कहा, मेरा नाम आकाश है, मैं एक रिपोर्टर हूँ, मैं यहाँ पर आता जाता रहता हूँ और तुम्हें देखता हूँ कि आखिर ना जाने तुम्हें इन लोगों ने एक जवान लड़की के साथ क्यों बंद कर दिया हुआ है। यह लोग तुम्हें किसी और सेल में भी तो रख सकते थे। नैना बेबी ने तो डर की वजह से अपना चेहरा छुपा लिया। उन्हें लगा कि कहीं वह रिपोर्टर उन्हें देख ना ले। रिपोर्टर ने नैना बेबी की तरफ बड़ी हैरानी से देखा। मैंने भी दिल में सोचा कि अगर इतनी ही शर्म आ रही है रिपोर्टर को अपना चेहरा दिखाने से, तो फिर ऐसा घिनौना पाप ये क्यों किया था। लेकिन अब इन सारी बातों का कोई फ़ायदा नहीं था। जो हुआ उसकी सज़ा तो भुगतनी पड़ रही थी। रिपोर्टर ने मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने रिपोर्टर से कहा, तुम क्या करोगे मेरा नाम जानकर, क्या मेरी सज़ा कम करवा सकते हो। तभी उसने रिपोर्टर ने मुझे जवाब दिया कि मैं तुम्हारी सज़ा तो कम करवाने नहीं आया, मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी लाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ। मैंने रिपोर्टर से कहा, ठीक है तो फिर मैं भी तुम्हें अपना इंटरव्यू नहीं दूंगा। मुझे गुस्सा आने लगा था। नैना बेबी तो अपना चेहरा छुपाए हुए घूम कर बैठ गई थी। वो भी रिपोर्टर से कोई बात नहीं कर रही थी। उस रिपोर्टर को अब हमारे केस में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा था। उसने कहा कि मैंने ठान लिया है कि अगर मुझे इंटरव्यू करना है तो तुम दोनों का ही करना है, वरना मुझे कोई और केस छोड़ना पड़ेगा। इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग केस मैंने आज तक नहीं देखा। यह कहकर वह रिपोर्टर हमारे सेल से चला गया और उसने जेलर से हमारी फाइल देखने की कोशिश की। जेलर ने पहले तो मनमानी की, लेकिन फिर उस रिपोर्टर ने उससे कुछ पैसों का लालच दिया। न जाने यह रिपोर्टर हमारे हाथ धोकर पीछे क्यों पड़ गया था। पैसों के लालच में आकर जेलर ने हमारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उस रिपोर्टर को दे दी। जब उसने हमारी फाइल पढ़ी तो वह बहुत हैरत में आ गया था, क्योंकि हमारे खिलाफ रिपोर्ट किसी और ने नहीं बल्कि नैना बेबी की बहनों ने ही लिखवाई थी, और नैना बेबी अपने पिता की बड़ी बेटी थी। रिपोर्टर ने जेलर से पूछा कि आखिर इन दोनों में क्या किया है। जेलर ने उनको सारी बात बता दी, लेकिन वह फिर भी एक बार मेरे मुंह से सब कुछ सुनना चाहते थे। लेकिन ने रिपोर्टर को बताया कि कभी कभी यह तीनों बहनें यहाँ पर आती हैं और अपनी बहन को तो ज़्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन इस लड़के को बहुत ज़्यादा कोसती हैं और चिल्लाती हैं। हम तो चाहते हैं कि हम इस लड़के को इस सेल से निकलकर कहीं और रख दें, लेकिन फिर भी हमारे लिए ऐसा करना नामुमकिन है, क्योंकि हमें ऑर्डर दिया गया है कि इस लड़के को इसी लड़की के साथ रखना है। कभी भी ऐसा नहीं करना कि इस लड़के को हम किसी और सेल में रख दें। यह बात रिपोर्टर को बड़ी अजीब लगी थी। रिपोर्टर ने जेलर से कहा कि क्या तुम मुझे यह बता सकते हो, तुमने मुझे एक पुलिस वाले के बारे में बताया था, वह पुलिस वाला उन्हें यहाँ पर बंद करके रखता है, क्या तुम्हें मुझे
उसके बारे में बता सकते हो वह कौन है और इनका क्या लगता है। इस बात पर जेलर खामोश हो गया। रिपोर्टर को लगा कि जेलर को भी इस बारे में कुछ पता नहीं होगा। उसके बाद रिपोर्टर ने हमारे बारे में जानने की कोशिश की। चौकीदार का काम चौकीदारी करने से ज़्यादा थाने के अंदर का मामला और खबर रखना था। रिपोर्टर बहुत ही ज़्यादा चालाक लग रहा था, तभी हमारे बारे में सबसे ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहा था। चौकीदार की काफ़ी उम्र हो गई थी। रिपोर्टर ने सोचा कि इसे ज़रूर इस बारे में कुछ ना कुछ पता होगा। उसने सोचा कि जो भी बात होगी चौकीदार उसको ज़रूर बता देगा। उसे लगा कि इस लड़के और लड़की के बारे में चौकीदार को 100% पता होगा। जब रिपोर्टर ने चौकीदार से इस बारे में सवाल किया तो चौकीदार ने उसकी तरफ हैरानी से देखा और कहने लगा, आपको क्या लगता है यह लड़का इस लड़की का पति है? रिपोर्टर ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस लड़के की उम्र बहुत कम है जबकि लड़की की उम्र बहुत ज़्यादा है। चौकीदार ने कहा कि मोहब्बत में इंसान कुछ भी कर सकता है। शायद इस लड़की ने इस कम उम्र लड़के से शादी कर ली हो। वो चौकीदार रिपोर्टर के साथ मजाक कर रहा था। उसने कहा कि ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि यह इस लड़की का पति होगा। इस लड़के की उम्र अभी 14 साल है। यह शादी तो क्या, एक थप्पड़ खाने के काबिल भी नहीं है। मेरा मतलब है इस बेचारे में इतनी जान नहीं है। देखो तो इसका शरीर कितना दुबला पतला और कमज़ोर सा है। तुम्हें कहीं से भी लगता है कि ये मुजरिम होगा? खैर छोड़ो, रहने दो। चौकीदार ने रिपोर्टर को ज़्यादा बात नहीं बताई। उसने रिपोर्टर से कहा कि मैं तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि इन दोनों को इस जेल में लाने वाला कोई और नहीं बल्कि इनका ही कोई अपना रिश्तेदार है जो कि पुलिस वाला है, और उस पुलिस वाले की बात को यहाँ कोई नहीं टाल सकता। इसी वजह से इसका ऑर्डर है कि इन दोनों को एक साथ रखा जाए। दरअसल इसी वजह से हमने इन दोनों को एक साथ रखा हुआ है। अगर तुम्हें बाकी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो तुम इस लड़के से सही तरह से ले लो। यह लड़का बहुत चालाक है। इसकी आंखें आगे पीछे घूमती है। यह इस केस के बारे में सब कुछ जानता है। तुम इसका इंटरव्यू लेने के लिए थोड़े पैसे दे दो और इसे यहाँ से बाहर लेकर चले जाओ। वहाँ जाकर इसका इंटरव्यू ले लो। इस तरह से तुम्हें इसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। अगले दिन उस रिपोर्टर ने ऐसा ही किया। रिपोर्टर को लगा कि यह कहानी कोई ख़ास दिलचस्प नहीं होगी, लेकिन रिपोर्टर को तो इंटरेस्टेड स्टोरी चाहिए थी। उसे लगा कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा वाला किस्सा मेरे साथ हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा कि मेरे पास इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, क्योंकि बाकी लोग या तो बात करने को तैयार नहीं थे और जो बात करते भी थे तो उनकी कहानी खास इंटरेस्टेड नहीं होती थी। खैर उसने ठान लिया कि वह मुझसे ही बात करेगा और वह मेरा इंटरव्यू लेने के लिए तैयार हो गया। और फिर दोबारा वह रिपोर्टर मेरे सेल में मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, और तुम मुझे सही से इंटरव्यू दोगे और अपनी कहानी सच सच बताओगे तो मैं तुम्हें जेल से छुटकारा दिलवा सकता हूँ। रिपोर्टर की बात सुनते ही मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने कहा, क्या तुम सच में मुझे इस जेल से निकलवा सकते हो? रिपोर्टर ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं ऐसा ही कर सकता हूँ। देखो, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो वकील हैं और वकीलों के लिए किसी को भी जेल से बाहर निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दोगे तो ऐसा मुमकिन हो जाएगा। मैंने उसकी राय सुनकर सर हिला दिया और कहने लगा, फ़िलहाल तो मुझे यहाँ से निकाल दो। मैं यहाँ पर जेल में बैठकर तुम्हें अपने बारे में कुछ भी नहीं बता सकता जो मेरे दिल में है। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें यहाँ उसके सामने बैठकर सब कुछ बताऊँ। मैं शर्मिंदा नहीं होना चाहता। यह मुझसे बड़ी है और मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ। मेरी यह बात सुनकर रिपोर्टर हैरान रह गया और मेरे बाहर जाने पर नैना बेबी को भी कोई एतराज़ नहीं था। रिपोर्टर तो मेरे बारे में जानने के लिए बहुत बेकरार हो रहा था। आखिर उसे यह खबर मीडिया में फैलाने के बाद अपने आप को मशहूर जो करना था वह अपनी कमाई का जरिया देख रहा था, और मैं चाहता था कि मैं किसी भी तरह से इस जेल से बाहर निकल जाऊं। नैना बेबी तो अपने आप को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। यह बात रिपोर्टर भी देख रहा था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे एक लड़के की मौजूदगी में यह कुछ ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है, जबकि मेरी और उसके उम्र में काफ़ी अंतर था। खैर रिपोर्टर ने चौकीदार को कुछ पैसे दिए, जैसे तैसे मुझे जेल से बाहर निकलवा लिया और रिपोर्टर ने चौकीदार
चौकीदार से कहा कि वह मुझे 24 घंटे के लिए मुझे बाहर लेकर जा रहा है। 24 घंटे के बाद वह मुझे खुद वहां आकर जेल में छोड़ जाएगा। जमानत के तौर पर रिपोर्टर ने अपने सारे ID कार्ड चौकीदार के हवाले कर दिए। आखिरकार रिपोर्टर को मुझे ले जाने की परमिशन मिल गई थी। इसी तरह से चौकीदार की जेब भी भर गई और रिपोर्टर का भी काम हो गया। बाहर आने के बाद माहौल खुश हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर की हवा मुझे छूकर गुजर रही है। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। आखिर मैंने पूरे 8 महीने बाद बाहर का माहौल देखा था। बहुत दिनों के बाद ठंडी हवाएं खाने को मिली थी। मैंने रिपोर्टर से कहा, तुम मेरे लिए कोई फरिश्ता बनकर आए हो। रिपोर्टर ने मुझसे पूछा, तुम्हारी उम्र क्या है? मैंने कहा 15 साल का होने वाला हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ पर नौकरी करने के लिए आया था तब मैं 12 साल का था। रिपोर्टर ने कहा, अच्छा तुम बहुत कम उम्र के लगते हो। रिपोर्टर से कहा, हाँ मैं इसलिए और भी ज़्यादा कम उम्र का लगता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ खाने पीने को नहीं मिलता है। अगर मैं अपनी सेहत का ख्याल रखता तो काफ़ी हेल्दी होता, लेकिन बचपन से लेकर आज तक मुझे कभी भी और कहीं भी सुकून नहीं मिल पाया। ना जाने मेरी किस्मत मुझे कहाँ लेकर जाएगी। मेरे नसीब में तो सिर्फ जुल्म ही जुल्म लिखे हुए हैं। यह बात सुनकर रिपोर्टर खामोश हो गया और कुछ देर के बाद कहने लगा, अच्छा तुम मुझे अपने बारे में बताओ। तुम मुझे कहाँ जाकर यह कहानी बताना पसंद करोगे? मैं रिपोर्टर से कहा, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कहाँ जाऊँगा। यहाँ तो मेरी जुबान नहीं खुलेगी। इतना कहकर मैं उसके एक वीरान रास्ते की तरफ ले गया। फिर मैं ज़मीन से मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। वह रिपोर्टर मुझे देखकर हैरान हो गया था और वह मुझे कहने लगा, तुम यह क्या कर रहे हो? मैंने कहा, अगर आप मेरी कहानी सुनना चाहते हो तो चुपचाप खड़े रहो और जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो। इतना कहकर मैं दोबारा से मिट्टी खोदना शुरू करने लगा और वह रिपोर्टर मुझे गौर से देख रहा था। काफ़ी टाइम तक मिट्टी खोदने के बाद मुझे उस मिट्टी के अंदर हाथ डालने पर एक चाबी मिली जिसकी आवाज़ छन छन निकल रही थी। रिपोर्टर ने बड़ी हैरानी से मेरी तरफ देखा तो मेरे हाथ में चाबी का गुच्छा लहरा रहा था। तभी रिपोर्टर ने मुझसे सवाल किया, आखिर यह क्या है? मैंने कहा, यह चाबियों का गुच्छा है और यह मेरे सांप के घर की चाबियां हैं। मैंने अपने सांप के साथ कभी भी बेवफाई नहीं की। मैं तुम्हें अपने साथ अपने मालिक के घर लेकर जाना चाहता हूँ। वहीं बैठकर हम आपस में बात करेंगे। वहाँ पर मैं तुम्हें चाय बनाकर पिलाऊंगा और साथ ही साथ कहानी भी सुना दूंगा। तुम्हें तो पता है कि मेरी कहानी काफ़ी लंबी है। हो सकता है कि कहानी सुनते हुए तुम्हें बहुत कुछ लिखना भी पड़ जाए। रिपोर्टर ने मुझ पर भरोसा किया और मेरे साथ सांप के घर चलने लगा। उसने मुझे कहा, तुम्हारी बातों से ऐसा नहीं लगता कि तुम बच्चे हो, ऐसा लगता है कि जैसे कोई तुम 40 साल के समझदार इंसान हो। मैंने रिपोर्टर से कहा, रिपोर्टर साहब मेरी परेशानियां ने मुझे बच्चा नहीं बल्कि एक 40 साल का समझदार इंसान ही बना दिया है। यह बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हो सकता है, लेकिन मेरी ज़िंदगी हमेशा मुझे बड़ों वाले काम करने पर मजबूर कर दिया। मैंने कभी भी बच्चों वाला सुख नहीं पाया। मैं भी चाहता था कि अपनी ज़िंदगी में खेलूं कूदूं, लेकिन न जाने क्यों मेरे हालातों ने मेरा साथ ही नहीं दिया। रिपोर्टर ने मुझसे कहा, तुमने अपने सांप के घर की चाबियां यहाँ क्यों छुपाई थी? पहले तो मैं एक ठंडी सांस भरी और फिर कहने लगी, नैना बेबी ने मुझसे कहा था कि यह चाबियां यहीं पर दबा लेना। अगर कभी हम जेल से निकले तो अपने घर आने के लिए हमें किसी से चाबियां मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम यहीं से चाबियां निकाल लेंगे। रिपोर्टर को इस बात पर बहुत हैरत हुई थी कि रिपोर्टर ने मुझसे कहा कि जेल जाने से पहले लोग ऐसी बातें तो नहीं सोचते, मगर हैरत की बात तो यह थी कि तुम दोनों जेल में बहुत आराम से रह रहे थे। तुम दोनों को वहां से निकलने की कोई चाहत नहीं थी। मैंने रिपोर्टर से इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया और हम सांप के घर तक पहुंच चुके थे। मैंने चाबियों के गुच्छे से एक चाबी निकाली और घर का दरवाज़ा खोला। घर के अंदर अजीब सी बदबू और खुशबू जैसी मिली जुली आ रही थी। देखा, घर काफ़ी ठंडा हो रहा था। घर काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हुआ था, इसी वजह से गंदगी और सीलन भी बहुत आ गई थी। मैंने और रिपोर्टर धीरे धीरे घर के अंदर चले गए। मैंने रिपोर्टर को बताया, यह कमरा नैना बेबी का था। रिपोर्टर ने कहा, कौन नैना बेबी? मैंने कहा, वही नैना बेबी जो जेल में मेरे साथ थी और जो इन सब बहनों की सबसे बड़ी बहन थी और जिसकी वजह से आज मैं जेल में सज़ा काट रहा हूँ। वह रात मुझे आज भी याद है, जिसके बारे में मैं सोचते हुए आज भी मेरा शरीर कांपने लगता है। मैं रिपोर्टर से कहा, बैठ जाओ,
हम दोनों सोफे पर आराम से बैठ गए और मैंने रिपोर्टर को अपनी कहानी बताना शुरू की। मैंने बचपन से लेकर अब तक की सारी कहानी रिपोर्टर को बता दी, जिस तरह से मैं अपने घर से यहाँ आया और किस तरह से साहब मुझे यहाँ लेकर आए और किस शर्त पर साहब ने मुझे इस घर में रखा हुआ था। सारी कहानी सुनाने के बाद रिपोर्टर ने मुझसे कहा, मैंने सोचा था तुम्हारी कहानी इतनी इंटरेस्टेड नहीं होगी, लेकिन तुम्हारी कहानी तो काफ़ी इंटरेस्टेड है। तुम पागल हो, तुम अपने हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते थे। उस जवान लड़की ने तुम जैसे मासूम लड़की को झूठा साबित करके तुम्हारे साथ जेल चलेगी। तुम्हें कुछ तो ऐसा सबूत दिखाना चाहिए था जिसकी वजह से तुम जेल से बाहर आ सकते थे। तुम्हारी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, तुम्हें अपना फ्यूचर भी बनाना है। क्या तुम अपना सारा फ्यूचर जेल में बनाना चाहते हो? और उन 3 लड़कियों का क्या जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी? मैंने रिपोर्टर को बताया कि वह तीनों बहनें नैना बेबी के साथ मिली हुई थी और उनकी भी यह प्लानिंग थी कि वह अपनी बहन के साथ मिलकर अपने पिता को मरवाना चाहती थी। लेकिन मौके पर जब पुलिस देखकर वह डर गई और उन्होंने ऐसा लगा कि पुलिस जब नैना बेबी को गिरफ्तार कर सकती है तो उनको भी कर सकती है, इसलिए उन्होंने खुद ही पुलिस को यह बता दिया कि उस लड़के के साथ साथ हमारी बहन नैना भी मिली हुई थी। इस तरह से उन्होंने मुझे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को बुलाया था, लेकिन आखिर मौके पर उन्होंने अपनी बहन को भी गिरफ्तार करवा दिया और अब वह तीनों यहाँ से फरार हो चुकी हैं। न जाने अब वह कहाँ पर रह रही हैं। लेकिन मैंने साहब को जानबूझकर नहीं मारा था। मुझे तो नैना बेबी ने गमला मारने के लिए कहा था। इन चारों बहनों ने मुझे अपनी चाल में फंसाकर मुझे जेल करवा दी। मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है और जिस पुलिस वाले ने हमें एक साथ रखा हुआ है वह पुलिस वाला साहब का भतीजा था, जिसको साहब के मौत पर बहुत दुख हुआ, इसलिए उसने नैना बेबी को और मुझे एक ही सेल में मुझे रखा हुआ था। मैं साहब को अपना पिता मानता था। वह मुझे यहाँ पर सहारा देने के लिए लेकर आए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह आने के बाद मेरे साथ ऐसा सब कुछ भी हो सकता है। साहब तो हमेशा अपनी बेटियों को पढ़ाई लिखाई की चिंता रहती थी। वह चाहते थे अगर कभी वह इस दुनिया में ना रहे तो उनकी बेटियों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़ा। लेकिन वह चारों बेटियां तो अपने पिता को गलत समझती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि उनके पिता पढ़ा लिखा कर उनकी कमाई खाना चाहते हैं। लेकिन साहब एक बहुत अच्छे और ईमानदार इंसान थे। वह हमेशा अपनी बेटियों को भले के बारे में ही सोचा करते थे। अगर मुझे उस दिन इस बात का पता होता कि यह चारों मिलकर अपने पिता को मारना चाहती हैं तो मैं कभी भी उनका साथ नहीं देता और साहब को इस बारे में सब कुछ बता देता। रिपोर्टर ने मेरी कहानी नोट कर ली और मेरी सारी कहानी सुनाने के बाद वह मुझे पूरे 24 घंटे बाद पुलिस स्टेशन ले गया। उसके बाद मुझे नैना बेबी के साथ उसी सेल में बंद कर दिया गया। अगले ही दिन बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद थे और बहुत सारे वकील भी जो मेरी ज़मानत करना चाहते थे। वह चाहते थे कि मैं इस जेल से रिहा हो जाऊं। रिपोर्टर आकाश ने मेरा बहुत साथ दिया और मुझे जैसे तैसे पुलिस स्टेशन से निकलवा दिया। लेकिन नैना बेबी को तो अपनी किए की सज़ा काटनी ही थी, इसलिए वह आज तक जेल में सड़ रही है। जेल के बाहर निकलने के बाद मुझे रिपोर्टर ने मुझे बताया कि उसने मेरी कहानी एक मैगजीन में छपवा दिया है जो काफ़ी पॉपुलर हो गई है। इसी तरह रिपोर्टर की काफ़ी मशहूर हो गया था। रिपोर्टर ने मुझे वादा किया कि वह मुझे पढ़ाएगा और मुझे कामयाब इंसान बनाएगा। मैंने रिपोर्टर के आगे हाथ जोड़े और कहा कि आज तक मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन आज आपका एहसानमंद हूँ। आपने मेरे बड़े भाई की तरह मेरा साथ दिया। शायद मेरा इस दुनिया में अपना कोई नहीं था जैसे जो मेरे साथ इतना बड़ा एहसान कर सकता था। लेकिन रिपोर्टर मेरा कुछ नहीं लगता था जब भी उसने शायद अपने फ़ायदे के लिए मुझे उस जेल से निकलवा भी दिया, मुझे और मेरी कहानी को मशहूर भी कर दिया। अब मेरी उम्र 27 साल है, मेरी शादी हो चुकी है और मैं एक ईमानदार इंसान हूँ। मैं काफ़ी पढ़ लिख चुका हूँ और मैं भी आज एक रिपोर्टर हूँ और मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। दोस्तों, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।